नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पे। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक चर्चा चल रही है। मैंने सोचा चलो इसको एक्स-रे में देखा जाए। क्या 2025 में जनगणना शुरू होगी जनवरी-फरवरी में? क्या इसके नतीजे दिसंबर तक आएँगे? उसके बाद जनगणना के हिसाब से परिसीमन होगा। क्या फिर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य होगा इसलिए उसका बँटवारा होगा? क्या महाराष्ट्र में भी बँटवारा होगा, बड़े राज्य छोटे किए जाएँगे? परिसीमन के बाद बहुत सारी चीजें होगी। और जब हम एक्सरे से इस खबर को देखते हैं तो बहुत सारी चीजें विश्लेषित होती हुई दिखाई देती है। अब यदि हम बात करें बंटवारे की कि परिसीमन के या जनगणना के बाद जो संभावित आंकड़े बताए जाते हैं, उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या अगले साल 25 करोड़ को पास कर जाएगी। जनगणना और परिसीमन के बाद 2 या 3 नए राज्य बनाने की मांग जो पहले से उठ रही है, जिसके प्रस्ताव विधानसभा ने कई बार पारित कर केंद्र को भेजे हैं, वो शायद इस बार केंद्र कर देगा। विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा करने की मांग बढ़ेगी, खासकर बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की। अब इसके पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं? जब मैं एक्सेल से देखता हूँ, तो 2025 में होगी जनगणना। जनगणना जनवरी-फरवरी से शुरू होगी, दिसंबर 2025 तक खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान जनसंख्या 24 करोड़ की है। वो 25 करोड़ पार जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं। यूपी देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य हो और अगर दुनिया की बात करें तो चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है। 2027 में परिसीमन लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र का होगा। परिसीमन का आधार जनगणना के आंकड़े होंगे। यूपी में वर्तमान 403 विधानसभा और 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। परिसीमन के बाद सीटों में 20 से 25% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ अनुमान है कि विधानसभा की सीटें 500 और लोकसभा की सीटें 100 से अधिक हो सकती हैं। बंटवारे की संभावना बढ़ेगी। हम इस आधार पर कह रहे हैं कि परिसीमन के बाद यूपी में विधानसभा और लोकसभा की यदि संख्या बढ़ती है तो फिर राजनीतिक संतुलन पे इसका असर जरूर पड़ेगा। अधिक सीटों का मतलब हो सकता है कि यूपी का मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा। जिस राज्य का बंटवारा एक संभवता बन सकती है वो है यूपी। अब यूपी में बंटवारा क्यों जरूरी? वर्तमान यूपी की विधानसभा में 403 सीटों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। विधानसभा में अधिक सीटें बढ़ने की जगह की समस्या होगी। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि यूपी का बंटवारा करके 2-3 छोटे राज्य बनाए जा सकते हैं। इससे विधानसभा और लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया भी आसान हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन के मॉडल को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बसपा की मायावती सरकार ने 2011 में ही यूपी के बंटवारे का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया था, जिसमें बुंदेलखंड, अवध प्रदेश, हरित प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश बनाने की बात की गई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी हमेशा यूपी के बंटवारे का विरोध करती आ रही है, क्योंकि इससे उसका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। भाजपा और आरएसएस छोटे राज्यों के समर्थक रहे हैं और यदि यही निर्णय भाजपा के लिए फायदेमंद हुआ तो केंद्र सरकार इसे आगे बढ़ा सकती है। अब जनप्रतिनिधियों क्या कहते हैं कि जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान, उमा भारती ने बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग रखी है। उनका मानना है कि छोटे राज्य बेहतरीन विकास कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड में हुआ। राजनाथ सिंह यूपी के बंटवारे को गैर जरूरी बताते हैं, जनसंख्या को एक लाभ बताया और कहा कि यदि उसका सही उपयोग किया जाए तो राज्य तरक्की कर सकता है। केंद्र सरकार को यूपी के बंटवारे के लिए विधानसभा में प्रस्तावित एक प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2011 में ही यह प्रस्ताव उनके पास आ चुके हैं, लेकिन वह आगे नहीं बढ़े। केंद्र सरकार यदि चाहे तो यूपी का बंटवारा कर सकती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि केंद्र सरकार विधानसभा और लोकसभा की सीटों की को फ्रीज कर सकता है, जिससे बंटवारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे पर फिर बहस शुरू होगी और यह निर्णय जनगणना परिसमन के बाद लिया जाएगा। हालांकि इससे राजनीतिक दलों और केंद्र सरकार की सहमति होना जरूरी है। बंटवारे से जुड़े फायदे नुकसान को देखते हुए एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। यही बात महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी विदर्भ की अलग राज्य की मांग है, गोंडवाना की एक अलग राज्य की मांग है।
यदि विदर्भ महाराष्ट्र में 3 हिस्सों में बँटता है, तो भी 48 सीटें जो परिसीमन के बाद 50-52 हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में इतना बड़ा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यदि जनसंख्या के अनुसार यदि परिसीमन होता है और सीटें बढ़ती है, तो फिर दक्षिण वर्सेस उत्तर एक बड़ा युद्ध छिड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में जनसंख्या पे उन्होंने नियंत्रण रखा। इसके चलते जनसंख्या उनकी वहीं के वहीं आस-पास बैठती है। कुछ राज्यों की तो कम हुई, इससे उनकी सीटें घटने का चांस है। तो फिर दक्षिण भारत की सीटों का नंबर यदि घटता है, तो फिर दक्षिण भारत का केंद्र सरकार में जो जो एक से होता है, एक अधिकार होता है, वो खत्म सा हो जाएगा और फिर दक्षिण कोई मायना नहीं रखेगा केंद्र सरकार के चलाने में। ये हमारे संघीय ढांचे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दक्षिण में भी एक तीव्र विरोध है। लेकिन भाजपा जो वर्तमान नेतृत्व है, वो हमेशा चाहेगा कि बड़े राज्य यदि होते हैं, तो फिर उनका प्रेशर बढ़ता है। यदि राज्य छोटे-छोटे हो जाए, तो वो खेल भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं और उसमें नतीजे भी अच्छे आते हैं। यदि उत्तर उत्तर प्रदेश 4 भागों में टूटता है, यदि महाराष्ट्र भी टूटता है, मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ जनसंख्या कंपैरेटिवली कम है महाराष्ट्र से भी। लेकिन फिर जब बुंदेलखंड बनेगा, तो फिर मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा बुंदेलखंड में जाएगा और यदि विदर्भ बनता है, तो फिर कुछ जो सटे हुए वो विदर्भ के जो एरिया को मध्य प्रदेश के जिले हैं 2-3 वो भी वहाँ जा सकते हैं। इससे वो भी एक कंट्रोल में आएगा। कुल मिला के वर्तमान बीजेपी के नेतृत्व को जितने राज्य छोटे उतना उनका उसमें प्रभाव ज़्यादा होगा, क्योंकि फिर चुनावी मशीनों का भी ठीक से उपयोग कर सकते हैं, चुनाव आयोग का भी उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। जब राज्य बड़ा हो जाता है, तो फिर वो कई चीज़ें उनके हाथ में नहीं रहती। उत्तर प्रदेश में उन्होंने देखा लोकसभा में 2 बड़े राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें आती है, उत्तर प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। दोनों राज्यों में बीजेपी ने मार खाई और छोटे-छोटे राज्य जो थे, वहाँ बीजेपी ने अपनी ताकत बरकरार रखी, क्योंकि वो वहाँ पे मैनेज कर पाए। बड़े राज्य अनइमेजिनेबल हैं। तो 2027 में यदि परिसीमन होता है, तो यकीनन 2029 के चुनाव और रोमांचित होंगे। जब मैं एक्स-रे में देखता हूँ, तो मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है। दक्षिण की नाराज़गी दिखती है, उत्तर का फ़ायदा दिखता है, बीजेपी का फ़ायदा दिखता है, क्षेत्रीय दलों का नुकसान पहुँचा हुआ दिखता है। क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल है, तो वो यदि उत्तर प्रदेश टूटता है, तो वो अपनी एक जगह हो जाएगी। आप आंध्र प्रदेश को देखिए, आंध्र प्रदेश में टीडीपी एक पार्टी थी, लेकिन जैसा ही तेलंगाना हो गया, टीडीपी तेलंगाना से गायब हो गई और बचे हुए आंध्र प्रदेश तक सीमित रही। और टीडीपी में और वो तेलंगाना में बीआरएस यानी टीआरएस जो बाद में बीआरएस बनी, वो पार्टी उभर के आई। कांग्रेस वहाँ दूसरे नंबर की पार्टी बनी। कांग्रेस जो पूरे आंध्र प्रदेश में थी, वो आंध्र प्रदेश से गायब हो गई और उसकी जगह जगन मोहन रेड्डी की वायएसआर कांग्रेस ने ली। ये कई ऐसे बदलाव होंगे। राष्ट्रीय दलों का इसका नुकसान भी होगा, इवन क्षेत्रीय दल जो जिस राज्य में है, उनका भी नुकसान होगा। कुल मिला के जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारे सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं। देखना ये है कि क्या जनगणना का आदेश जनवरी 2025 में जनवरी में होता है। उसके बाद जनगणना के नतीजे क्या आते हैं। फिर जनगणना के हिसाब से क्या आपका परिसीमन होता है और उसी के बीच वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो एक पैरेलल लाइन चल रही है, उसे भी देखना है। यदि उसे सरकार ने प्रोमिनेंटली ऊपर लाया, तो फिर परिसीमन, जनगणना इन सब चीज़ों को लेके वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ सरकार बढ़ सकती है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।